दोस्तों, मैं सुनी शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। और आइए अब हम इरिगेशन की सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। लास्ट क्लास में इरिगेशन के मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कैचमेंट एरिया। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हमने शुरू किया था कि हाइड्रोलॉजी क्या होती है, उसमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आपको समझाया था। और इस सीरीज में हम लोग समझने वाले हैं कैचमेंट एरिया और रन ऑफ के बारे में। मैंने थोड़ी सी बात तो कर ही ली थी। ठीक है। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा एक चीज समझने वाले हैं कि एक कैचमेंट एरिया जो होता है, डेफिनेशन तो मैंने बताया था और ये भी समझाया था कि कैचमेंट एरिया किसी नदी या नाले का होता है। ठीक है। अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा डिटेल एक चीज पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखिए, कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि कैचमेंट एरिया का रन ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। खैर, वो इस टॉपिक के अंदर भी हम लोग कवर कर सकते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग रन ऑफ। लेकिन कैचमेंट एरिया में एक चीज समझ लेते हैं। एक चीज समझ लीजिए, सर्वेइंग अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा और उसमें कंटूर टॉपिक पढ़ा होगा तो वो बड़ा बेनिफिशियल होगा आपका यहाँ पर इसको पढ़ने के लिए। ठीक है ना। देखिए, उसमें कैसे इसमें फायदा मिलने वाला है इस चीज को समझिएगा जरा। अच्छा, मान लीजिए कोई नदी इस तरीके से या कोई गड्ढा है इस तरीके से। मान लीजिए ये गड्ढा है। ठीक है। इस गड्ढे में पानी भर जाता है और इसके अगल बगल का काफी एरिया का पानी इसी गड्ढे में जाता है। मतलब कोई सोकपिट भी हो सकता है, कोई भी। एक कैचमेंट एरिया का मतलब किसी नदी, नाले, गड्ढे, तालाब के अगल बगल का वो क्षेत्र जिसका पानी उसके अंदर आ रहा हो, वो उसका कैचमेंट एरिया है। अच्छा, एक चीज बताइए, क्यों यहीं तक कैचमेंट एरिया, इसके बाद वाला पानी क्यों नहीं इसमें आ रहा है? इसका मतलब जानते हैं? कैचमेंट एरिया जो होता है, जहां तक का पानी, इसकी क्या, इसके बाद ये एरिया फैला हुआ है तो केवल इतना ही एरिया का पानी इसके अंदर क्यों आ रहा है? इसका रीजन क्या होगा? क्योंकि ये जो लाइन बनी होती है ना, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, जो ये लाइन बनी होती है इसको हम लोग बोलते हैं वाटर शेड लाइन। वाटर शेड लाइन। वाटर शेड लाइन क्या होती है? वाटर शेड लाइन क्या होती है? इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में पन विभाजक रेखा। इसको रिज लाइन भी बोल सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा अंतर है दोनों में, लेकिन इसको हम लोग रिज लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। क्यों रिज लाइन और वाटर शेड लाइन क्यों बोलेंगे इसको, और इसका मतलब क्या होता है? एक चीज बताइए, मान लीजिए आपका कोई क्षेत्र है, जो क्षेत्र इस तरीके से ऐसे जा रहा है। ठीक है। ढाल उसमें इस तरीके से, ध्यान समझिएगा। कोई जमीन है, कोई ढाल है, वो इस तरीके से है। ठीक है। और एक जगह पर जाके ढाल इधर हो गई है, मतलब इधर की साइड में। तो कुल मिला के क्षेत्र ऐसा है। ठीक है। गड्ढा इधर है, तो क्या इस जगह का पानी जो जो ठीक ये ऊंचाई वाले जगह पे गिर रहा है, वो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा? बात तो समझ में आ रही होगी आपको। मतलब कोई जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है ना, मान लीजिए ये लाइन कोई ऐसी है जिसके दोनों तरफ ऐसे ढाल है, तो एक तरफ का पानी इधर जाएगा और इधर का पानी इधर जाएगा। क्या इस साइड वाला पानी इधर जा पाएगा? अगर मैं इस ऊंचाई को बनाऊं इस तरीके से, ये समझिए ना, इस तरीके से आप इसको, ये जो है ना, इधर का क्षेत्र जो है ना, उसकी ढाल इधर है, इधर की ढाल इधर है और इधर की ढाल किधर है? इधर है। ऐसे समझिए आप इसको। इन लाइनों पर ये ढाल जो है ना, वो ऐसे है, समझिए आप इसको। इधर की ढाल इधर है और इधर। तो ये देखिए, एक जो जगह होती है, इन जगहों पर ये जो सबसे ऊंची जगह होगी, जाहिर सी बात है, इस क्षेत्र के सबसे ऊंचे बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, किसी क्षेत्र के सबसे क्योंकि सबसे ऊंचा क्यों? क्योंकि इसके एक तरफ भी गड्ढा है, इसके दूसरी तरफ भी गड्ढा है, मतलब ढाल दोनों तरफ से नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड स्लोप है। तो किसी क्षेत्र के सबसे ऊंचे बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वाटर शेड लाइन कहलाती है। मतलब वो पन विभाजक, मतलब पानी को विभाजित कर देती है दो अलग अलग तरफ। मतलब एक तरफ इधर की तरफ और एक तरफ इधर की तरफ। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रिज लाइन क्या है या वाटर शेड लाइन क्या है। तो एक चीज समझ में आ रही होगी कि अच्छा, इसको निकालने का तरीका क्या है। तो सर्वे सेकंड जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी तो मैंने उसका क्लास नहीं लिया है, सर्वे फर्स्ट मैंने पढ़ा था। जब भी मैं कंटूर पढ़ाऊंगा आपको, तब मैं आपको इसको समझाऊंगा कि कैसे डिसाइड किया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, कितना अच्छा रहेगा कि कैनाल इसी लाइन पर बनाई जाए। अच्छा, कोई नहर अगर यहां से ले जाएंगे आप, नहर मान लीजिए, नहर, इसको छोटा क्षेत्र मत समझिए, बहुत बड़ा क्षेत्र है। कोई नहर अगर यहाँ से जा रही है, तो नहर का पानी अगर लेना चाहेंगे तो क्या उस तरफ भेज पाएंगे? सपोज करिए कोई कैनाल ऐसे जा रही है, इस टाइप से कोई कैनाल ऐसे है, ऐसे गई हुई है, तो क्या इस कैनाल का पानी इस साइड में जा पाएगा? क्योंकि देख रहे हैं आप, ढाल उधर ऊपर है, इसके बाद उधर है और इसके बाद इधर है, लेकिन क्या कैनाल का पानी उस तरफ जा पाएगा? नहीं, केवल इधर जा पाएगा। तो हमेशा ये जान लीजिए, कैनाल जब भी रिज लाइन पर बनाई जाती है ना, तो उसका सप्लाई दोनों तरफ दिया जा सकता है।
कोई भी नहर जब बनाई जाती है तो ये कोशिश की जाती है कि रिज लाइन पर या वाटरशेड लाइन पर बनाई जाए, ताकि नहर के पानी की सप्लाई दोनों दिशाओं में क्या हो सके, दी जा सके। तो हमेशा हम लोग ध्यान क्या रखेंगे, कोई भी ग्रेविटी कैनाल बनाते समय हमें उस क्षेत्र के सबसे ऊंचे बिंदुओं को चुनना होता है। वहां से नहर ले जाने का फायदा ये होता है कि उसके अगल बगल के दोनों साइड में हम लोग सप्लाई दे सकते हैं कैनाल से पानी से, ठीक है ना। तो इजीली समझ में आ गया होगा कि वाटर शेड लाइन और रिज लाइन क्या होता है। तो ये भी एक चीज क्लियर होगा कि जो वाटर शेड लाइन से घिरा हुआ एरिया होता है वही कैचमेंट एरिया होता है, क्योंकि इस गड्ढे में कहां तक का पानी आएगा, इस कैचमेंट एरिया, इसका ये जो गड्ढा है वो वाटर शेड लाइन तक का ही तो पानी खींच पाएगा अपने अंदर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कैचमेंट एरिया इज द एरिया विच इज अंडर द वाटर शेड लाइन, या जो हम कह सकते हैं कि वाटर शेड लाइन के भीतर भीतर का जो एरिया है, बोथ साइड या कई तरफ से खुला भी हो सकता है। अगर नदी जाती तो केवल दो ही साइड में वाटर साइड लाइन होती, ठीक है ना। ये घेरा बंद हो ये जरूरी नहीं है। नदी अगर ऐसे जा रही तो उसके दोनों तरफ के कुछ क्षेत्र होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसको बता दूं यहीं से, अगर ये गड्ढा ना होके कोई ऐसे नदी होती, कोई नदी होती इस टाइप से, ऐसे नदी होती, ठीक है, ये नदी आ रही है, तो इस नदी के अगल बगल का पानी जो है इस नदी में आता, लेकिन कहां तक का पानी बताइए, कहां तक का पानी इसके अंदर आता। होता ये कि देखिए यहाँ पर नदी के अगल बगल जरूर कोई ना कोई वाटर शेड लाइन होती, मतलब इसके, इस वाटर शेड लाइन का मतलब हुआ इसके इधर ढाल दूसरी तरफ है, ठीक है ना, इसका ढाल दूसरी तरफ है और यहाँ भी ऐसे ढाल उधर दूसरी तरफ है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ताकि अब देखिए, अब नदी अगर ये आपकी है, ये सपोज करिए फ्लो नदी का इधर बन रहा है, तो इस पूरे एरिया का पानी जिधर ढाल इतनी मिल रही है ना, ये पूरा एरिया, यहां तक का एरिया, इसका पानी इसी नदी में जाने वाला है। लेकिन इस लाइन के इधर जो पानी गिरेगा वो इधर ही सड़क के निकल जाएगा, इस तरह इधर निकल जाएगा। तो नदी के अगल बगल की ये जो लाइन जा रही है ना, इसको वाटर शेड लाइन कहते हैं। और वाटर शेड लाइन के अंदर का जो एरिया होता है वही एरिया आपका क्या कहलाता है, कैचमेंट एरिया कहलाता है। तो कैचमेंट एरिया की समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि कैचमेंट एरिया में कोई भी नदी नाला होता है और उसके चारों तरफ वाटर शेड लाइन होती है। क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम कैचमेंट एरिया में जो जोन को समझें, तो कैचमेंट एरिया कई बार लीफ के आकार का होता है, मतलब पतले में होता है। जैसे ये कैसा आकृति बना रहा है, ये पतली आकृति बना रहा है। लेकिन गड्ढा अगर होगा कोई, तो हमेशा याद ध्यान रखिएगा कि कैचमेंट एरिया ना दो टाइप का होता है। एक लीफ शेप्ड होता है, लीफ शेप मतलब पत्ती के आकार का, और एक कैचमेंट एरिया जो होता है वो फैन शेप्ड होता है, मतलब पंख के आकार का। पंख के आकार का मतलब होता है कि काफी इस तरीके से चौड़े में ऐसे घिरा होता है, ऐसे होता है, मतलब बड़े एरिया में इस टाइप से, ठीक है। और लीफ मतलब पतले में एरिया होता है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये कैचमेंट एरिया में अंतर क्या है, एक जो एरिया होता है ये बड़ा सा पंख के आकार का घेरे में होता है, तो इसमें इसका अपवाह क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया बड़ा होता है, तो इसमें पानी जल्दी रन ऑफ जल्दी मिलता है, क्योंकि ये इसमें सब देखिए नजदीक है। और ये गड्ढे वगैरह जो वाला सिस्टम होता है, इसमें लीफ में क्या होता है, कम ही पानी इसमें मिल पाता है। तो रन ऑफ किसमें ज्यादा होगा, किसमें ज्यादा होगा, फैन शेप में। और लीफ शेप में रन ऑफ क्या होता है, कम होता है। तो ये भी एक फैक्टर होता है रन ऑफ को इफेक्ट करने वाला, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग कैचमेंट एरिया को आई होप समझ गए होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि आवास क्षेत्र या कैचमेंट एरिया क्या है समझाइए, तो कैचमेंट एरिया आप बताएंगे, उसमें वाटर शेड लाइन को दिखाएंगे, और आप बताएंगे कि दो तरह का हो सकता है, एक लीफ शेप्ड एक फैन शेप्ड। लीफ शेप्ड में रन ऑफ कम मिलता है, जबकि फैन शेप्ड में रन ऑफ क्या होता है आपका ज्यादा मिलता है, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, फैक्टर अफेक्टिंग रन ऑफ, रन ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रन ऑफ का मतलब रन ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब रन ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक का मतलब, रन ऑफ क्या है ये तो समझ गया ना। रन ऑफ का मतलब बह निकलने वाला पानी, बरसात के बाद जो पानी बह करके निकल जाता है उसको रन ऑफ कहते हैं, विदाउट लॉसेस। अब मैं आपसे कहूं कि रन ऑफ कब ज्यादा होगा या कम होगा, तो वही तो फैक्टर है जो रन ऑफ को अफेक्ट कर रहे हैं। रन ऑफ को अफेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, रन ऑफ को ज्यादा या कम कौन कर सकता है,
तो मैं कहता हूं कि रन ऑफ को ज्यादा या कम वहां की मिट्टी का प्रकार कर सकता है। बहुत सारे फैक्टर हैं, वन बाय वन सारे फैक्टर को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रन ऑफ को प्रभावित करते हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन एक एक फैक्टर को लिखते हैं और वहीं उसी पर बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ये नोट करने वाली बातें हैं कि रन ऑफ ज्यादा होगा या कम। तो सबसे पहले मैं आपकी बुक से ही ये चीजें आपके बुक में भली भांति लिखी हुई हैं, आप चाहें तो वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप मतलब बुक में हेडिंग याद कर लेंगे तो आपको समझ में आ रही है चीजें। एक बात बताइए, कहीं पर बारिश अभी ताजा ताजा हुई है, मिट्टी अभी क्या है, सूखा हुआ है, ठीक है ना। बारिश शुरू हुई तो क्या रन ऑफ निकलेगा कि तुरंत सूख जाएगा पानी? अगर बारिश पहली होती है तो पानी बह नहीं पाता, पहले सूखता है, तो रन ऑफ बहुत कम मिलता है। तो एक चीज जान लीजिए कि पहला चीज जो फैक्टर अफेक्टिंग करता है वो वन बाय वन, सबसे पहली चीज को हम लोग मान लेते हैं मिट्टी का प्रकार, ठीक है। मिट्टी का प्रकार का मतलब क्या होता है कि वहां की मिट्टी किस टाइप की। अगर पोरस है, पोरस मतलब बलुई मिट्टी है, सिल्ट ज्यादा है, तो बलुई मिट्टी या सिल्ट में रन ऑफ कम मिलेगा क्योंकि पानी सूखता बहुत तेजी से। अगर कहीं की मिट्टी लूज सॉयल है यानी बालू मिट्टी है, सिल्ट मिट्टी है, उसमें तो रन ऑफ बहुत कम मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने बोला हेडिंग क्या, रन ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक में मिट्टी का प्रकार। मिट्टी का प्रकार का मतलब हुआ कि मिट्टी अगर बलुई है या सिल्ट वाली मिट्टी है तो उसमें रन ऑफ कम मिलेगा क्योंकि ज्यादातर पानी फटाक से सूख जाएगा। लेकिन अगर चिकनी मिट्टी या क्ले है, मतलब जो मिट्टी चिकनी होती है वैसी मिट्टी है, तो रन ऑफ बहुत ज्यादा मिलेगा उनकी तुलना में। पहला मिट्टी का प्रकार हो गया। दूसरा चीज, वर्षा की अवधि, मतलब बारिश होने का जो पीरियड होता है, टाइम होता है, वो कितना है आपका। अगर बारिश शॉर्ट टर्म के लिए हुई तो रन ऑफ कम मिलेगा। अगर बारिश लंबे समय से कंटिन्यू हो रही, देखिए शुरू में रन ऑफ नहीं मिलता, बरसात शुरू होती है तो रन ऑफ नहीं मिलता है पानी। जब मिट्टी पहले सैचुरेट होती है, जब पानी गिरता है और सैचुरेट होता है, ठीक है ना, बहुत थोड़ा सा धीरे धीरे बारिश हो रही, बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही, तब भी नहीं मिलेगा क्योंकि जितना बरसेगा उतना सूख जाएगा उतनी तेजी से। रन ऑफ तब मिलता है जब सूखने की दर से ज्यादा बरसने की दर हो, ठीक है ना। तो इसको हम लोग हेडिंग में क्या बनाएंगे, वर्षा की अवधि और वर्षा की मात्रा। अगर वर्षा भारी मात्रा में होगी, देर तक होगी, तो रन ऑफ ज्यादा मिलेगा। और यदि बरसात कम देर तक होगी और थोड़ी मात्रा में, मतलब धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम होगी, रेन इंटेंसिटी, तो रन ऑफ उसका कम मिलेगा, ठीक है ना। ये वर्षा की अवधि और मिट्टी का प्रकार, दो चीजें हुई आपकी। और क्या क्या चीजें प्रभावित कर सकती हैं उसमें देखिएगा, अपवाह क्षेत्र की आकृति यानी कैचमेंट एरिया का शेप। मैंने अभी भी बताया कि यदि कैचमेंट एरिया लीफ के आकार का हो, लीफ मतलब पत्ती के आकार का पतले में हो, तब के केस में रन ऑफ कम मिलता है क्योंकि जो पॉइंट्स होते हैं वो काफी दूर होते हैं। लाइक गड्ढा यहाँ है तो पत्ती के आकार का लंबाई में होने के कारण उसका अप्रोच काफी, मतलब फारदेस्ट लाइन जो होती है, फारदेस्ट जो वाटर सेड लाइन है वो काफी दूर है, तो आने में काफी ज्यादा पानी रिस जाता है। लेकिन कोई गड्ढा ऐसा है जिसके चारों तरफ काफी नजदीक अप्रोच में है, पकड़ में है वाटर सेड लाइन, तो उसका पानी वो फटाक से खींच लेता है अपने अंदर। तो रन ऑफ के बढ़ने का कारण क्या हो सकता है, रन ऑफ के बढ़ने का दूसरा कारण हो सकता है क्या, कि उसका जो शेप है, मतलब आकृति है जो कैचमेंट एरिया की, अगर वो चौड़े में हो, फैन शेप्ड हो, पंखनुमा हो, तो रन ऑफ हाई होगा। और यदि लीफ शेप्ड हो तो रन ऑफ उसका कम होगा। उसके अलावा ये तीन चीजें आपकी हो गई। अब आप डिपेंड करता है कि अपवाह क्षेत्र की ढाल कैसी, स्लोप। स्लोप का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए जहां पर कोई गड्ढा वगैरह है और गड्ढे से पानी जो मतलब क्षेत्र है उसका उसका ढाल ऐसे हल्का हल्का बढ़ रहा है, ऐसे हल्का हल्का बढ़ रहा है, तो रन ऑफ, जो रन ऑफ होगा आपका, वेट अ मिनट, जो रन ऑफ आपका होगा, अगर ढाल आपकी इस तरीके से है कि बहुत स्लो है, मतलब बहुत कम ढाल है आपकी, तो फिर क्या होगा, वहां का ढाल कम होने की वजह से रन ऑफ उसका बहुत क्या होगा, धीरे धीरे होगा, क्योंकि धीरे धीरे पानी रिस करके आएगा इस तरीके से और तब तक काफी रिस भी जाएगा। लेकिन अगर स्लोप स्टिपी हो, मतलब अधिक स्लोप हो, उसकी स्टिप स्लोप हो, हाई स्लोप हो, तो उस केस में फटाक से पानी रन ऑफ के रूप में बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ढाल अधिक हो तो रन ऑफ अधिक होगा और ढाल कम हो तो रन ऑफ कम होगा। और क्या क्या है उसमें, वेजेस मतलब वेजिटेशंस कह सकते हैं या वनस्पतियां कह सकते हैं। वनस्पतियां और वेजिटेशंस का मतलब होता है कि अगर जो कैचमेंट एरिया है
मतलब जिधर का पानी उसको कैच करना है, रन ऑफ के रूप में ले आना है नदी या नाले में, उस क्षेत्र में, उस कैचमेंट एरिया में अगर ज्यादा पेड़ पौधे हैं, ज्यादा फसलें उगी हुई हैं, तो उसमें पानी रुकता है, टेम्पोरली पानी रुक जाता है। तो उनके रुकने की वजह से पानी में रन ऑफ में स्पीड नहीं मिल पाती है, तो उस वजह से हम ये कह सकते हैं कि उसमें रन ऑफ कम मिलता है। और अगर क्षेत्र जो है वो घास फूस से मुक्त हो, उसमें वेजिटेशन ना हो, तब रन ऑफ आपको क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। और अगला पॉइंट आपका बनता है क्षेत्र का रफनेस, मतलब अगर क्षेत्र ज्यादा उबड़ खाबड़ और रफ हो, ठीक है ना। रफनेस मतलब इसको कह सकते हैं कि स्थलाकृति कह सकते हैं उसको, मतलब टोपोग्राफी उसकी कैसी है, ठीक है। टोपोग्राफी शब्द आपने सर्वे में सुना होगा। तो अगर वो काफी उबड़ खाबड़ क्षेत्र है तो उसका रन ऑफ कम होगा, क्योंकि गड्ढों में पानी ज्यादातर भर जाएगा, रुक जाएगा, तो उसका रन ऑफ पूरा नहीं मिल पाता है नदी नाले में। यदि क्षेत्र प्लेन हो तो उसका रन ऑफ क्या होगा, बहुत हाई मिलेगा, ठीक है। दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स रन ऑफ या क्वांटिटी ऑफ वाटर इन रन ऑफ। मतलब एक चीज जानिए, अच्छा हम रन ऑफ के बारे में इतना बात क्यों कर रहे हैं। हमने बताया कि रन ऑफ का मतलब जो पानी बह निकलता है। देखिए रन ऑफ का बेसिक काम, एक तो हम लोग नदी नाले में पानी की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, लेकिन रन ऑफ का बड़ा ही जरूरत वाला काम जो हमारे लिए आता है उभर करके, वो आता है जब आप पीएचई पढ़ेंगे, ठीक है ना, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, तब आपको इसका ज्यादा जरूरत पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब आप सीवर का डिजाइन करते हैं, सीवर का डिजाइन का मतलब होता है जो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग आप पढ़ेंगे, पूरा पीएचई आपका दो भागों में बटा है। एक वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग है आपका, मतलब पानी की आपूर्ति करना, और एक वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग यानी सैनिटरी इंजीनियरिंग, जिसमें कि हम लोग पानी को निष्कासित करते हैं। तो देखिए सड़कों पर जो पानी भरता है, या फिर किसी जगह पर जिस एरिया में आप रह रहे हैं उसमें अगर पानी भर रहा है, तो वो पानी नालों से होता हुआ फाइनली बड़े नाले में जाता है, या फिर अगर सीवर सिस्टम है तो उसमें सीवर में सीधे पानी चला जाता है। तो किसी क्षेत्र का कैचमेंट एरिया जितना बड़ा होगा, उस सब का पानी उसी सीवर में जाने वाला है। कई बार सीवर बाहर के भी होते हैं, अंदर कई तरह के सीवरेज सिस्टम होते हैं, वो तो पढ़ेंगे आप। कई बार बरसात का पानी अलाउ होता है सीवर में ले जाना, कई बार बरसात का पानी अलाउ नहीं होता है सीवर में ले जाना। इन दोनों ही केसेस में अलग अलग कंडीशन है। उसमें पार्सली होता है, मतलब सेपरेट सिस्टम में भी एक सेपरेट होता है, एक पार्शियल होता है। मतलब दो तरह के, तीन तरह के सिस्टम बनते हैं, कंबाइंड, पार्शियल और सेपरेट। सेपरेट हो और कंबाइंड हो, तो मतलब सेपरेट का मतलब होता है कि उस सीवर में केवल और केवल घरेलू जो आपका ये है मल मूत्र है, केवल वही जाएगा। दूसरा होता है कंबाइंड, मतलब मल मूत्र के साथ साथ बरसात का पानी भी। एक कंबाइंड होता है, पार्शियल होता है। पार्शियल में सेपरेट वाला जाता है, छत वगैरह का पानी जाता है, लेकिन सड़क का पानी नहीं जाता है। सड़क का पानी नालियों में जाता है। तो वो तो हम लोग उसमें पढ़ाई करेंगे तो जानेंगे कि पीएचई में क्या है। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपके रन ऑफ का कैलकुलेशन जरूरी होता है सबसे ज्यादा हमको पीएचई में। पीएचई जब आप पढ़ेंगे तो उसमें रन ऑफ का, वो भी एक्सट्रीम रन ऑफ, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रन ऑफ होती है, क्योंकि रन ऑफ कैलकुलेट करने के कुछ फॉर्मूला तो यहाँ पर दिए गए। अच्छा एक बात बताइए, किसी क्षेत्र में पानी जो बरस रहा है उसका रन ऑफ कितना होगा, आप कैसे उसका अंदाजा लगाएंगे? कितना पानी, अगर बारिश हो रही है तो कितना पानी रन ऑफ के रूप में मिलेगा, तो आपको कैसे आइडिया लगेगा? तो मैं कह रहा हूं कि उस क्षेत्र का आप रन ऑफ कोफिशिएंट ले आइए, मैं बता दूंगा। मतलब रन ऑफ कोफिशिएंट समझ रहे हैं? जैसे अगर रन ऑफ कोफिशिएंट 0.8 है, अब मैं इसको फॉर्मूला भी लिख देता हूं। रन ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है, रन ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है उसको यहीं समझ लीजिए आप। ये होता है रन ऑफ अपॉन रेनफॉल। इसका मतलब समझिएगा जरा, रन ऑफ अपॉन रेनफॉल। एक बात बताइए यहाँ पे कि रन ऑफ का मतलब, अगर मान लीजिए पूरी बारिश जो हुई वो 10 बाल्टी हुई, ये तो आंकड़ा में समझाने के लिए 10 बाल्टी हुई, जिसमें से 2 बाल्टी पानी तो जमीन में रिस गया और 8 बाल्टी पानी बह गया। तो 8 बाल्टी बह गया मतलब रन ऑफ 8 हुआ, और 10 बाल्टी टोटल बरसात हुई थी रेनफॉल, तो 8/10 करेंगे तो 0.8 हुआ ना। तो ये 0.8 ही रन ऑफ कोफिशिएंट है। अगर किसी क्षेत्र की बात करें, जगह जगह पर अलग अलग होता है, जैसी मिट्टी होती है, जैसा वहां का जलवायु होता है, उसके अकॉर्डिंग हर जगह का रन ऑफ कोफिशिएंट अलग अलग होता है, ठीक है। रन ऑफ कोफिशिएंट अगर पता चल जाए एक बार कि इस क्षेत्र में इतनी बारिश होने पर इतना पानी बहता है और इतना पानी सूख जाता है या इवेपोरेट हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो उसी से हम लोग ये पता कर लेते हैं कि अगर इतनी बारिश में इतना हुआ है तो इतनी बारिश में इतना होगा। हालांकि ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है निकालने का। क्यों? क्योंकि भाई
अभी आप थोड़े से पर कैलकुलेशन करेंगे, कभी बारिश ज्यादा हो गई और सॉइल वेल सैचुरेटेड हो गई, ग्राउंड वाटर टेबल काफी ऊपर आ गया, उस केस में रन ऑफ बढ़ने लगता है, ठीक है ना। तो देखिए इसका कोई फिक्स आंकड़ा कभी कोई बता ही नहीं सकता है, आप केवल आसपास पहुंच सकते हैं कि रन ऑफ हमें कितना मिलेगा, ठीक है। कभी भी कोई भी इन मामलों में कोई भी प्रकृति के लिए जो जो चीजें प्रकृति कर रही है ना, उसका सही सही आंकड़ा कोई नहीं दे सकता है, ठीक है। लेकिन काफी इंपेरिकल फॉर्मूले बने जो हमारी काफी ज्यादा मदद किए। एक तो रन ऑफ कोफिशिएंट ही बना। रन ऑफ कोफिशिएंट मान लीजिए इस क्षेत्र का हमें पता चल गया। एक बार देखिए कभी भी जो बरसात वगैरह ली जाती है ना, वो 35 साल के आंकड़ों का लिया जाता है। 35 ईयर्स में पीछे कितनी बरसात हुई है। जैसे मान लीजिए इस साल बारिश नहीं हुई, तो क्या हम ये मान लेंगे कि यहाँ एवरेज रेनफॉल 0 है। इस बार बारिश नहीं हुई तो एवरेज रेनफॉल 0 हो गया? नहीं। पिछले 35 ईयर्स का जो आंकड़ा होता है ना, उन सब की बारिश को जोड़ते हैं। जैसे इस बार 150 सेंटीमीटर हुई, इसके पिछली बार 130 सेंटीमीटर हुई थी, उसके पिछली बार 180 सेंटीमीटर हुई थी। सारे सेंटीमीटर को जोड़ेंगे 135 साल 35 सालों तक का आंकड़ा, और फिर उसको 35 से डिवाइड कर देंगे, तो दैट विल बी एवरेज रेनफॉल। 35 सालों का आंकड़ा लेते हैं तो वो एवरेज रेनफॉल होता है। तो हम लोग इसी तरीके से पिछले कुछ रिकॉर्ड्स को लेकर के रन ऑफ कोफिशिएंट भी ले सकते हैं कि अगर इस बारिश में इतना रन ऑफ मिल रहा है तो नियरली हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब आगे बारिश अगर इतनी हुई तो कितना हमें रन ऑफ मिलेगा। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। तो रन ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है आपको पता चल गया, तो यहीं से आप ये पता कर सकते हैं, उल्टा कर लीजिए। रन ऑफ बराबर क्या हो जाएगा, रन ऑफ कोफिशिएंट इंटू रेनफॉल। यही लिखा हमें, रन ऑफ इज इक्वल टू एवरेज रेनफॉल इंटू रन ऑफ कोफिशिएंट। एवरेज रेनफॉल इंटू रन ऑफ कोफिशिएंट इज इक्वल टू रन ऑफ। मतलब किसी जगह पर रन ऑफ वाटर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा रन ऑफ में। तो अगर एवरेज रेनफॉल आप मिलीमीटर या सेंटीमीटर में लेंगे तो रन ऑफ कोफिशिएंट भी मिलीमीटर या सेंटीमीटर में आ जाएगा। चीजें समझ में आ गई पूरी तरीके से। कुल मिला के अगर 10 बाल्टी बारिश हुई तो 8 बाल्टी रन ऑफ मिला, तो इसी तरीके 20 बाल्टी पर कितना मिलेगा, तो 20 बाल्टी पर तो 0.8 अभी आया था ना, तो 20 बाल्टी यानी रेनफॉल आप लिए हैं यहाँ पर कितना, आप 20 बाल्टी हुआ। रन ऑफ कोफिशिएंट 0.8 पता चल ही गया उस क्षेत्र का, तो 20 अठे 100 मतलब आपका 16 बाल्टी आ गया। तो बस आप ये समझने के लिए, बाल्टी से थोड़ी रन ऑफ होता है, मतलब मैंने आपको समझने के लिए बताया कि एक बार का आंकड़ा अगर पता चल जाए तो उस क्षेत्र में लगभग वही चीजें रिपीट होती हैं। तो अगर रन ऑफ रेनफॉल नया आएगा तो रन ऑफ भी नया आ जाएगा, बस कोफिशिएंट पता रहे आपको, ठीक है। आई होप समझ में आ रही होंगी चीजें कि कितना हो जाएगा। अब एक चीज देखिएगा कि मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग रन ऑफ। अब रन ऑफ को कैलकुलेट करने के या ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी हैं। एक विधि तो मैंने आपको बताया है कि रन ऑफ इस तरीके से निकाला जा सकता है, लेकिन ये विधि कितनी सेटिस्फैक्टरी है ये तो मैंने आपको बताया ही। कुछ मेथड्स हैं जैसे फ्रॉम रेनफॉल रिकॉर्ड्स। मेथड्स जो डिटरमाइनिंग रन ऑफ, मतलब रन ऑफ को डिटरमाइन करने के जो मेथड है, उसमें पहला मेथड है आपका फ्रॉम रेनफॉल रिकॉर्ड्स। मतलब पुराने जो बरसात के आंकड़े हैं उनके आधार पर हम रेनफॉल कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसका तरीका यही है, ठीक है ना, कि पुराने रिकॉर्ड के आधार पर। और ये है बाई इंपेरिकल फॉर्मूला। कुछ महानुभावों ने, कुछ सिविल इंजीनियर्स ने, कुछ विद्वानों ने अपने कुछ फॉर्मूले इजाद किए जिनकी मदद से हम लोग रन ऑफ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर प्रेसिपिटेशन पी हो, मतलब वर्षा जो हुई वो उसकी मात्रा पी हो, तो रन ऑफ आर कितना होगा उसकी वैल्यू उन्होंने बता दी। लेकिन वो जानते ही हैं कि अगर आप यूपी का लेंगे तो वहां की मिट्टी, वहां की जलवायु अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, पंजाब की अलग है, तो हर जगह का रेनफॉल का फॉर्मूला सेम नहीं हो सकता रन ऑफ का। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं एवरेज रन ऑफ के, और देखिए ये फॉर्मूले उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, दिए तो गए हैं लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हमें जो रेनफॉल चाहिए होता है एवरेज नहीं हो जाए, हमको मैक्सिमम रेनफॉल की जरूरत होती है। क्योंकि जब कभी हमें सीवर डिजाइन करना होगा तो किसी क्षेत्र में मैक्सिमम कितना बाढ़ के समय पानी आ सकता है हमको सबको निकालना है ना। सीवर तो ऐसा बनना चाहिए कि उस क्षेत्र में जब बाढ़ आए तो हम पानी को आसानी से निकाल दें। अब जहां भी बाढ़ आती है उसका रीजन क्या होता है, बाढ़ का मतलब समझते हैं पानी रुक गया। पानी अगर निकल गया होता वहां से तो बाढ़ आई होती, नालियां जाम, सीवर जाम। आप बाढ़ का कारण सबसे बड़ा मनुष्य खुद है। प्लास्टिक कचरा फेंकते हैं, उसी में सब कुछ नाली में जो चीज नहीं डाल आप डाल रहे हैं तो पानी जाम चौक करेगा, फिर बरसात के आप ही भागीदार होंगे। कोई म्युनिसिपलिटी आपको साफ मतलब बरसात के पानी से मुक्त नहीं करा पाएगी, ये चीज जान लीजिए। आप अगर नालियों को साफ रखेंगे तो कभी भी बरसात का पानी उनमें अटकेगा नहीं, लगातार निकल जाया करेगा, और उससे आपको बाढ़ का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। ड्रेनेज सिस्टम सही होते हुए भी चोक हो जाता है कूड़े करकट की वजह से, ठीक है।
तो हमेशा जान लेंगे कुछ महानुभावों ने अपने फॉर्मूले दे दिए, जैसे इंग्लिश फार्मूला, स्पेलिंग मत जाइएगा, ये उनका नाम है तो उन्होंने जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है, ठीक है। इंग्लिश फार्मूला, इन्होंने अपना फार्मूला क्या बोला कि आर एन ए रन ऑफ इज इक्वल टू 0.85 पी माइनस 30.5, लेकिन ये किसी भी फील्ड एरिया के लिए, मैदानी क्षेत्र के लिए है, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों पर ये फार्मूला लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा रन ऑफ जो होगा 0.85 पी, अब पी मतलब यहाँ क्या है, प्रेसिपिटेशन है। अगर सेंटीमीटर में बरसात होगी तो रन ऑफ भी सेंटीमीटर में आएगा। जैसे बरसात को मापने के लिए मैंने बताया था, या तो मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में आप बरसात को माप सकते हैं। तो अगर आप पी का वैल्यू जिसमें रखेंगे उसमें आपका रन ऑफ आ जाएगा। वैसे ये जो फॉर्मूला बनाया गया है वो दोनों ही सेंटीमीटर में बनाया गया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जो रन ऑफ है वो सेंटीमीटर में बनाया गया है, ठीक है। दोनों ही, मतलब मिलीमीटर में रखेंगे तो फिर ये चेंज करना पड़ेगा आपको ना, लेकिन ये क्योंकि इसके साथ कोई यूनिट तो है नहीं, तो आपको पी भी सेंटीमीटर में लेना है और आर भी सेंटीमीटर में लेना है, उसी के लिए फॉर्मूला बनाया गया। या फिर अगर हिली एरिया हो, यानी मैं पहाड़ी क्षेत्र हो, तो उसके लिए पी माइनस 17.8 इंटू पी डिवाइडेड बाई 254, ये भी सेंटीमीटर के लिए है, लेकिन ये हिली एरिया के लिए है और ये फील्ड एरिया के लिए है। देखिए ये आंकड़े पूछेंगे सर फॉर्मूला आया कहां से है, जानते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला किसको कहते हैं? इंपेरिकल फार्मूला का कोई डेराइवेशन नहीं होता है, कोई थ्योरी से डेराइव नहीं होते हैं फॉर्मूले। ये फॉर्मूले अनुभवों के आधार पर डायरेक्टली लिख दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल से आते हैं ये फॉर्मूलों का कोई डेराइवेशन नहीं होता है, इनको याद करना पड़ता है ऐसे, ठीक है। हालांकि आपको मैंने पहले ही बोला है कि बहुत ज्यादा इन फॉर्मूलों को रटने की जरूरत नहीं है बैठ करके, जो रटने वाले फॉर्मूले हैं वो आपको पीएचई में मिलेंगे, इस आपकी बुक में तो मिलेंगे, वो दिए हैं, लेकिन उसकी जरूरत आपको नहीं है इरिगेशन में, ठीक है। दूसरा आपका इंपेरिकल फार्मूला है, लेसी ने दिया है। कहेंगे सर इनका माने कि इनका, दोनों ही लोगों का, जैसे जिस क्षेत्र के लिए लागू हो। ये ज्यादातर सारे फार्मूले मध्य और उत्तर भारत के लिए, मतलब आपका जो नॉर्थ इंडिया है ना उसके लिए सारे फार्मूले लागू हैं, क्योंकि इधर ही बरसात भी ज्यादा होती है। अब यहाँ पर लेसी का फार्मूला रन ऑफ का क्या कर रहा है, वही पी दोनों सेंटीमीटर में, रन ऑफ सेंटीमीटर में, प्रेसिपिटेशन सेंटीमीटर है, तो आर इज इक्वल टू पी अपॉन 1 प्लस 304.8 एफ डिवाइडेड बाई पी इंटू एस। यहाँ पर एफ जो है प्रेसिपिटेशन, पी समझ में आ रहा है, आर रन ऑफ है, एफ मानसून फैक्टर है, एफ मानसून फैक्टर है, और एस कैचमेंट एरिया का फैक्टर, ये दोनों का टेबल अलग अलग। मानसून फैक्टर का मतलब होता है, मानसून पीरियड फैक्टर है एक्चुअली। मानसून पीरियड फैक्टर का मतलब होता है कि कितने समय तक बरसात हुई। अगर बरसात ज्यादा समय तक हो रही है तो मानसून फैक्टर उसके अकॉर्डिंग, कम समय तक होगी तो मानसून फैक्टर उसके अकॉर्डिंग। कैचमेंट एरिया मतलब उस जगह की मिट्टी पर डिपेंड करेगा कि एस की वैल्यू क्या होगी, तो जहां की जैसी मिट्टी उसके लिए वैसा एस लिया जाएगा, ठीक है। और इसका टेबल आपको अपनी बुक में मिल जाएगा कि एस कितना कब लिया जाएगा, एफ कितना कब लिया जाएगा। इसी तरीके से खोसला का फॉर्मूला है, खोसला ने बड़ा ही इजी फॉर्मूला दिया, ये फेमस फॉर्मूला है उनका, आर इज इक्वल टू पी माइनस 4.81 इंटू टी। ये खोसला का फॉर्मूला है जो नॉर्थ इंडिया में स्पेशली एप्लीकेबल है रन ऑफ निकालने के लिए। मैंने पहले ही बताया है कि रन ऑफ कैलकुलेट करने के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम इतना जरूर मालूम होना चाहिए कि आपको अगर ये फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं तो इन पर आप सॉल्व कर सकें। कई बार एग्जाम में आपके फॉर्मूला दे करके आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा, तो आपको पता ही नहीं है इसमें आर किस में रखना है, ये कम फॉर्मूला दे दिया, लेकिन किस में रखना है, कितना आएगा, ये तो आप ही को बताना पड़ेगा ना। तो दैट इज वाई आपको फॉर्मूला याद मत करिए, लेकिन समझ जरूर लीजिए कि फॉर्मूले में कौन सी चीजें क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है और उनका यूज कैसे करना है। रेनफॉल रिकॉर्ड से तो आप ऐसे चेक कर लेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला, और कुछ रन ऑफ टेबल्स और कर्व दिए गए हैं, मतलब ये आपको अपनी बुक में भी मिल जाएंगे और टेबल कर्व आपको वेबसाइट्स पर भी मिल जाएंगे इरिगेशन के, ठीक है। क्षेत्रों के अनुसार उनके कर्व और टेबल दिए गए कि इस क्षेत्र में रन ऑफ का ये हिसाब चलता है, इस क्षेत्र में ये कर्व जा रहा है, उस कर्व से पढ़ा जा सकता है कि रन ऑफ कोफिशिएंट में वेरिएशन कैसे हो रहा है। तो इन टेबल्स और कर्व की मदद लेकर के भी रन ऑफ कैलकुलेट किया जा सकता है। मैंने बताया आपको कि ये जो टॉपिक है इससे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन कई बार दे करके सारा कुछ आपसे कोई छोटी सी चीज इसमें से पूछ लेगा, ठीक है ना। आपको अगर देखना हो तो मैंने इरिगेशन का 10 ईयर्स पेपर डाला है टेलीग्राम ग्रुप में, उसको डाउनलोड करके वहां से एक बार पेपर को जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो अब अपने इनको आइए, बहुत जरूरी टॉपिक ये याद रखिएगा, फैक्टर अफेक्टिंग रन ऑफ और कैचमेंट एरिया क्या होता है, ये दोनों तैयार रखिएगा, ठीक है। अगली कड़ी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो है रेनफॉल का मेजरमेंट, जिसमें हम लोग वर्षा मापियों के बारे में पढ़ेंगे, रेन गेज के बारे में पढ़ेंगे। रेन गेज का मतलब कि साइमन रेन गेज क्या होती है, ऑटोमेटिक, रिकॉर्डिंग और नॉन रिकॉर्डिंग, कई तरह की रेन गेज होती है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो को इंतजार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।